बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कारोबारी दस्तक के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं सिद्दीक सरवर। लास्ट हमने देखा था स्टॉक मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव वीक क्लोज हुआ। इस वीक में अगर हम उसी तरह से क्लोजिंग की बात करें तो क्लोजिंग इस वीक में 45,753 के लेवल पे, जबकि लास्ट वीक की क्लोजिंग जो थी वो 46,000 और 13 के लेवल पे मार्केट क्लोज हुई थी। और इस तरह से इस वीक में हमने देखा कि टोटल मार्केट में 260 पॉइंट का डिक्लाइन विटनेस किया गया। और अगर हम इस डिक्लाइन की बात करें, कोई मेजर डिक्लाइन नहीं है। 260 पॉइंट वीक ऑन वीक बेसिस पे अगर देखे जाएं तो कोई इतने ज़्यादा मार्केट में मेजर नंबर्स नहीं है। इसको हम रेंज बाउंड सिचुएशन का नाम भी ज़रूर देंगे। यहाँ पर बात करते हैं गोल्ड की। गोल्ड की अगर मैं बात करूँ तो लास्ट वीक में हमने देखा था गोल्ड के अंदर एक बहुत बड़ा डिक्लाइन देखने में आया था। जिस तरह से ओपन मार्केट के अंदर और इंटरबैंक मार्केट में डॉलर की प्राइस हमने कम होती हुई देखी थी, उसी तरह से गोल्ड की प्राइस में भी अच्छा खासा डिक्लाइन देखने में आया था। इस वीक में एक बार फिर 2200 रुपये का इजाफा गोल्ड के एक तोला प्राइस के अंदर हुआ और इस तरह से 2,18,300 रुपये इस वीक की क्लोजिंग गोल्ड की, जो कि लास्ट वीक 2,16,100 रुपये थी। अगर हम डॉलर की बात करें, डॉलर जो कि एक हाईएस्ट रेट के ऊपर ट्रेड करता हुआ पाकिस्तान में ऊपर मार्केट में 335 और 336 की आवाज़ें भी मार्केट में जो है ना गर्दिश करती हुई सुनाई दे रही थी। बट इस वक्त इंटरबैंक में मार्केट में इस वीक में 5 रुपये का डिक्लाइन देखने में आया। इंटरबैंक में डॉलर की प्राइस के अंदर 302 रुपये 95 पैसा लास्ट वीक की क्लोजिंग थी इंटरबैंक की, और इस वीक की क्लोजिंग अगर हम देखते हैं तो 296.96 पैसा। तो इस तरह से 5 रुपये का डिक्लाइन हमने देखा इंटरबैंक के अंदर डॉलर की प्राइस के अंदर। इसके साथ अगर हम बात करते हैं इस वीक की जो अहम न्यूज़ थी वो थी स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी, जिसके ऊपर बहुत सारे लोग खदशात का इजहार कर रहे थे कि शायद इस बार फिर कोई 200 से 250 बीपीएस का इजाफा कर दिया जाएगा स्टेट बैंक की तरफ से। बट जब स्टेट बैंक की रिपोर्ट आई उसमें जो सीपीआई के कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की जो बात की जाती है उसके जब नंबर सामने आए तो वो थे 27.14, जो अगस्त के सीपीआई का इंडेक्स शो किया गया 27.14% था। तो इस तरह से लास्ट हम जब उसकी जुलाई की बात अगर हम करते हैं तो 28.18 28.18% था जब स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी को लास्ट में कंटिन्यू किया था। इसी तरह से इस वीक में भी इन्फ्लेशन को कंट्रोल दिखाया स्टेट बैंक ने और स्टेट बैंक की जो मॉनेटरी पॉलिसी जो 22% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको कंटिन्यू किया, उसमें कोई चेंज नज़र नहीं आया। बट इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा इस बहाल से शेकी इस वीक में ज़रूर रहा कि शायद कुछ इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट में चेंज आ जाएगा। मई के अंदर हाईएस्ट रेट ऑफ जो इन्फ्लेशन है वो विटनेस किया गया 38% का। उसके बाद जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसको टाइट किया था और रेट में इजाफा किया था 22% पे लेके गई, जो आज दिन तक कंटिन्यू है। इस वीक में और मेजर न्यूज़ की हम अगर बात करते हैं तो पेट्रोलियम प्राइसेस के ऊपर एक बार फिर 26 रुपये का इजाफा पेट्रोलियम के अंदर, पेट्रोल की प्राइसेस के अंदर, और 17 रुपये का इजाफा डीजल की प्राइस के अंदर किया गया। अब देखना यह है कि ये निगरान गवर्नमेंट है या गिरां गवर्नमेंट है। इसके ऊपर काफ़ी सारे लोग तशवीश का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि निगरान गवर्नमेंट ने उस तरह से जो गवर्नमेंट के शायद आईएमएफ के साथ जो एग्रीमेंट्स हुए हैं उनको फुलफिल कर रही है, जिसकी वजह से इनको पेट्रोलियम मसनूआत में इजाफा करना पड़ रहा है। अब नेक्स्ट 30 सितंबर को आईएमएफ के साथ एक रिव्यू मीटिंग भी है। अब उसके अंदर जो भी अथॉरिटीज़ बैठेंगे, जो लोग बैठेंगे, वो एक रिव्यू करेंगे कि आया कि हम जो आईएमएफ के साथ शराइत थी, जिनके साथ जिन चीज़ों की बेस के ऊपर हमने उनके साथ एग्रीमेंट किया था, क्या उसको फुलफिल पाकिस्तान कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये जो 30 सितंबर को होने वाला इजलास है, जो रिव्यू मीटिंग है, उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अभी बहुत सारी ऐसी तरह से र्यूमर्स मार्केट में गर्दिश कर रही हैं कि शायद गैस की प्राइसेस के अंदर भी इसी तरह से इजाफा किया जाएगा। एक लास्ट हमने देखा था कि के इलेक्ट्रिक के बिजली के बिलों के ऊपर एक काफ़ी ज़्यादा शोर उठा था, जो कि एक सियासी जमात की तरफ से स्ट्राइक की कॉल भी दी गई, बट उसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हुई और वो एज इट इज़ कंटिन्यू है। वो तमाम टैक्सेस भी और तमाम जो वाजबात अवाम के ज़ुम्मा ड्यू थे वो उसी तरह से पे करने पड़ रहे हैं। अब देखना यह है कि ताजर बरादरी और बाकी के जो सीपीआई की जिस तरह से हमने बात करी कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की, वो किस तरह से कंटिन्यू रहेगा इन रेट्स के ऊपर जो हम 27.14% की बात कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में ये कंटिन्यू रह पाएगा? अगर ये कंटिन्यू नहीं रहेगा तो किस तरह से गरीब आवाम जो है ना, स्पेशली वो जो लो इनकम वाले लोग हैं, वो किस तरह से अपने चूल्हे को चला पाएंगे। ये बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ वीडियो लिंक के ऊपर जो हमारे आज के इकोनॉमिस्ट होंगे उनके साथ बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पाकिस्तान आने वाले वक्त में सरवाइव कर पाएगा।
जी वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक के बाद दोबारा खुश आमदेद कहता हूं। ब्रेक पे जाने से पहले जिस तरह से हमने सीपीआई की स्पेशली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की बात की, जिसकी बेस के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने अपनी मॉनिटरी पॉलिसी को कंटिन्यू किया और जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा किया गया, इस वजह से पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर और ख़ास करके स्पेशली जिस हम तबके की बात की उसके ऊपर कितना बड़ा इसका असर आएगा और स्पेशली इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इसका किस तरह से असर आएगा। आज हमारे साथ इस वक्त जूम वीडियो लिंक के ऊपर मौजूद हैं जैगम रिजवी साहब, जो कि इकोनॉमिस्ट हैं। उनसे बात करें और जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जैगम साहब। जी वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र। आप कैसे हैं सर इस महंगाई के माहौल में? देखिए, ये सवाल आप 240 मिलियन जो आबादी है, ये डिपेंड करता है किस सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन से आप ये सवाल कर रहे हैं। ये सवाल तो सर देखे सारी मोर गरीब देन आवाम हाफ यही ऑफ द सवाल कर रही है। पॉपुलेशन जो है वो तो पॉवर्टी लाइन को भी नहीं टच कर पा रही, जो रियल सेंस है जिस महंगाई के बाद। तो वो आपको जवाब देंगे जी बिल्कुल ठीक नहीं। मिडिल क्लास बाकी और अपर मिडिल और हाई रैंड है, वो कहेंगे हाँ सुना है या है महंगाई बढ़ गई है, बट एक होता है फील करना, एक होता है सुनना। तो जो फील कर रहे हैं, आपको मैं एक छोटी सी मिसाल दूं। एक मुझे हम एक अदारे में हैं उसके, तो हमने कुछ पिछले 1.5 साल में जो उनकी 25,000 से तनख्वाह को तकरीबन 40,000 की आगे महंगाई बढ़ रही। लेकिन उसने जब बताया कि जी मेरा बिजली का बिल इतना बढ़ गया है और मैं जो पेट्रोल पे नाजमाबाद से आता हूँ मैं, ये स्टेट बैंक वाले इलाके में, तो वहां पर जो मेरा बिजली का पेट्रोल का बिल है वो भी तकरीबन 7-8 हज़ार। तो उसने बताया कि जी जितनी तनख्वाह बढ़ी है उससे ज्यादा मेरा बिजली का बिल और जो सिर्फ मोटरसाइकिल के पेट्रोल में लग गया है। तो अब उसका ये सवाल का जवाब मैं कहूं कि तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई है और वो कह रहे हैं कि जी मुझसे उससे ज्यादा तो आपने महंगाई इन सिर्फ 2 आइटम में कर दी है। घर में मेरी वही 2 पंखे चलते हैं, मोटरसाइकिल वही उतना फासला रोज करती है। तो ये बहुत सिचुएशन जो है इस वेरी एग्रेसिवली कंसर्निंग। और मैं चाहूंगा कि जो आप सवाल करेंगे, जो बातें हो, मैं एक लफ्ज इस्तेमाल किया करता हूँ, स्ट्रीट इकोनॉमिक्स, कि एक आम आदमी की जुबान में इन बातों को समझाया जाए। जीडीपी रेट, इन्फ्लेशन। यही मैं जैगम साहब इसी को कंटिन्यू करूंगा। ये जो स्टेट बैंक की तरफ से सीपीआई इंडेक्स का जो शोशा छोड़ा जाता है, मैं उसको शोशा कहूँगा, या जो नंबर्स हमारे सामने नंबर का हेर फेर आता है, ये जो 27.14 बताया अभी उन्होंने, ये कौन से कहाँ से फिर ये अख्ज़ किए जाते हैं, जबकि गरीब आदमी जो इन्फ्लेशन है वो उसके कंट्रोल में है ही नहीं। तो ये 27% कहाँ से निकाल लेता है स्टेट बैंक? देखिए, या जो भी देखिए मॉनिटरी वो अथॉरिटीज है। स्टेट बैंक का या जो भी हमारे जो नेशनल लेवल पे जो सेंसस और ये फिगर देते हैं, वो ओवरऑल एक फिगर पोजीशन को बना के वो कर रहे होते हैं। मैंने जैसे आपसे कहा कि आई एम टॉकिंग ऑफ स्ट्रीट इकोनॉमिक्स। स्ट्रीट इकोनॉमिक्स मीन टॉकिंग टू द लेमैन, दिस मैन इन द स्ट्रीट। वो उससे पूछें कि उसका हाल क्या हुआ। मैंने आपको छोटी सी मिसाल दी कि 1.5 साल 2 साल में एक आदमी की तनख्वाह 24-25 हज़ार से 40,000 कर दी उस अदारे ने, ये सोच के कि महंगाई बढ़ रही है। और उसने जब बताया कि इस दौरान में सिर्फ मेरा बिजली का और मोटरसाइकिल का जो है कि जब मैं नॉर्थ नाज़िमाबाद से आता हूँ, तो जो मेरा स्टेट बैंक के इलाके में, तो जो चंडीगढ़ रोड पे, तो मेरा 2 चीज़ों पे बिल जो है वो ऑलमोस्ट हैज ईटन अवे, तकरीबन उससे ज्यादा मेरा खर्चा बढ़ गया है। तो बाकी अभी रोटी पानी घर की महंगाई शंगाई तो अपनी जगह है ही है। तो दिस ए वेरी डिफरेंट, जिसे मैं बार बार कहूंगा कि हमें एक ले मैन के एंगल से हम लोग बाज़ औक़ात बातें करते हैं, जीडीपी रेशो, इन्फ्लेशन और ये वो। इन्फ्लेशन नहीं भाई, सीधे आम आदमी को बताओ महंगाई, वो समझता है महंगाई। इन्फ्लेशन और परसेंटेजेस वो नहीं समझता है। लेकिन एक आम अंदाज में उसे ये पता लगता है कि यार पहले मेरे पास जो रोटी पानी का खर्चा होता था, मैं ये चीज ले आता था, अब मैं 2 वक्त का के खाने के लिए भी नहीं ला पाता हूँ। तो आई थिंक वी ऑल नीड टू अंडरस्टैंड। मैं अगर इजाजत हो तो आपको कहूँ कि एक दफा मैं एक मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट से मेरी बात हो रही थी, कहने लगे, मैंने कहा जी कहाँ जा रहे हैं? कहते जी पार्लियामेंट में जा रहे हैं, हमने बजट सेशन है। मैंने कहा जी आप 330 पार्लियामेंटेरियन हैं, सब लोग गाड़ियों में आए हैं, आपका ड्राइवर है? यानी हाँ ड्राइवर के साथ आए हैं। मैंने कहा आपको ये भी पता है आप तनख्वाह कितनी देते हैं? कहता है हाँ ये भी पता है।
मैंने कहा आज पार्लियामेंट में सिर्फ सब लोग बैठ के अपने ड्राइवर्स का बजट बना लो, कि वो दो मियाँ बीवी, दो तीन चार बच्चे, रोटी पानी, किराया, बिजली पानी, जिस दिन आपने उस ड्राइवर का, उस गरीब आदमी का बजट बनाया, कौम का बजट बन जाए। तो उन पार्लियामेंटेरियन साहब के क्या रिमार्क्स क्या थे फिर? वो नहीं जी, दे वो तो आपको पता है, वो तो उन टेक्निकल टर्म में ये बातें हमारे यहाँ सिखाई दिया गया है कि जी जब अपोजिशन में है तो एक तरह से बात करनी है, गवर्नमेंट में है तो दूसरी तरह से बात करनी है। उस संजीदगी को तो कभी लेना ही नहीं है। जैसे अच्छा जैगम साहब, मैं टू दी पॉइंट उधर आऊँगा। इस वक्त आप देख रहे हैं कि डॉलर की प्राइस काफ़ी ज़्यादा कट डाउन हुई है पाकिस्तान के अंदर। इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से तो पाकिस्तान ने ग्रो नहीं किया, कोई इस तरह का कोई चेंज नहीं आया, मेजर चेंज के जिसकी वजह से कहें कि हम हमारा जो पैसा है जो वो उसको डीवैल्यू होने से बचाने के बजाय वैल्यूएबल हो गया है। लेकिन ये जो फिर भी इसके ऊपर जो मेजर्स लिए गए हैं कुछ इदारों की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, तो आप क्या समझते हैं ये लॉन्ग टर्म चलेगा या इसमें भी कोई अभी जो है ना वो झोल नजर आती है, ये दोबारा उसी तरह से बूस्ट कर जाएगा? नहीं जी, देखिए मैं तो बिल्कुल अगेन लेमैन लैंग्वेज में स्ट्रीट इकोनॉमिक्स में बात करूंगा। आज से चंद साल पहले हमारी जो इंपोर्ट्स थी तकरीबन 85-90 अरब डॉलर की थी, और एक्सपोर्ट्स जो थी 30 अरब डॉलर की थी। अब इंपोर्ट्स कुछ कम हो गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी थोड़ी सी कम हो गई हैं। मीनिंग जिसे हम कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड, वो 50 अरब डॉलर का हमने माल ज्यादा मंगवा लिया और डॉलर हमारे पास नहीं थे। उसके बाद हमारे मुल्क में तकरीबन बहुत बड़ा एहसान करते हैं ओवरसीज पाकिस्तानी, जिनकी हम इज्जत नहीं करते। हमारी जिसे कहते हैं रेमिटेंसेज, वो जो बाहर से पैसा भेजते हैं वो ऑल डन डॉलर में आता है। तो वो हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो कमी है, वो बैलेंस ऑफ ट्रेड्स बता रहे 50-55 अरब डॉलर, तो 30 अरब डॉलर वो बेचारा डॉलर में वो कमी कर लेते थे, फिर भी हमें शॉर्टफॉल हो जाती थी 20-25 अरब डॉलर की। भाई जब आपने इंपोर्ट कर ली है तो डॉलर पेमेंट तो करना है, फिर आप इधर से उधर उधार मांगते फिरते हैं, जो फिर हमारा एक्सटर्नल डेब्ट बढ़ता है फिर। और ये एक एक चीज है कि हमारी इंपोर्ट्स ज्यादा है एक्सपोर्ट से, उसकी वजह से डॉलर शॉर्ट है। दूसरा जो हमारे मुल्क में जो पिछला हर दफा हम लेते चले आए हैं लोन और वो डॉलर में, उसका ऊपर इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ता है, प्रिंसिपल तो बढ़ता ही है। तो ये एक फैक्ट है, और मैं जिसका हमेशा कहा करता हूँ कि एक्सपोर्ट से ज्यादा हमारा पैसा, यानी कि लेस देन $30 बिलियन की एक्सपोर्ट है, और उससे ज्यादा अबाउट $30 बिलियन हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं। आज तक हम एक वो बेचारे इस मुल्क से एक चीज मांग रहे हैं, क्या कि मुझे वोट का हक दो। हम एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को और एक्सपोर्टर्स को तो इतने इंसेंटिव देते हैं कि भाई ये 30 अरब डॉलर कमाते हैं, लेकिन हमारा जो 30 अरब डॉलर हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी भेजते हैं, वो सिर्फ वोट का हक मांग रहे हैं। इस मुल्क के पाकिस्तानी है, बाशिंदे हैं, वो सॉरी हमने नहीं दिया। तो मेरा कहने का मकसद है हमें थोड़ा सा अकल शऊर से काम करना चाहिए। दूसरी चीज जो आपने सवाल किया, मेरा हमेशा यह है, हमारा जो भी देखेंगे, जो फाइनेंस का आदमी आता है, जो एक्सपर्ट आते हैं, एक्सपोर्ट 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 बढ़ाओ एक्सपोर्ट, मैं इसके बिल्कुल बरक्स हूँ। एक्सपोर्ट अच्छा। बढ़ाओ ठीक है, लेकिन हमें इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करनी है। जो दुनिया के दूसरे मुल्कों ने किया है कि बाहर से जो माल मंगवाते हैं उनको लोकल बनाना शुरू करो। हमारे मुल्क में तो आप देखें इंपोर्ट में इवन बच्चों के डायपर भी आते हैं, और ऐसी ऐसी चीजें आती हैं कि जो अय्याशी का सामान है, जिसे हम लग्जरी आइटम कहते हैं, और बहुत सी चीजें लोकल बन सकती हैं अगर आज आप इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन को इंसेंटिव दें, जो एक्सपोर्टिंग इंडस्ट्री को दे रहे हैं, और पूरी तवज्जो दें। आप देख रहे हैं बांग्लादेश की मिसाल आपके सामने है, वो सिर्फ गारमेंट एक्सपोर्ट से वो कहाँ चला गया, क्योंकि लोकल उन्होंने वो इंडस्ट्री को सपोर्ट किया। तो ये चीजें हमें उस तरह देख जी जैगम साहब, ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि लोकल इंडस्ट्री को प्रमोट करना चाहिए, बट यहाँ पर बात ये आती है कि हमारे पास पावर क्राइसिस हैं। हमारे पास बेसिक जो बिजली का बेसिक मसला जो है वो हम लोग रेजिडेंशियल एरिया को लोड शेडिंग के ऊपर लेके चल रहे होते हैं। जब तक हमारे पास पावर नहीं होगी, पावर की जनरेशन नहीं होगी, जब तक हम लोग ऑयल इंपोर्ट नहीं करेंगे, देखिए, जो तो फिर आपने कैसे कहा हम ना इस पे बिजली काबू कैसे पा बिजली सकते का हैं? मसला। जी जैगम जी साहब। जी जैगम साहब, सुन पा रहे हैं मुझे नहीं आप? नहीं 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 नहीं, वो देखे ना, जो बिजली का मसला ये है
हमने अब ये तो दुनिया में बातें हो रही है कि ने सूरज से मेरी छत के ऊपर रोशनी भी भेजी है और बिजली भी भेजी है, जिसे हम सोलर एनर्जी कहते हैं। उसको पैनल के जरिए से इन्वर्टर को थोड़ा सा हम इक्विपमेंट लगाए तो मैं घर में ला सकता हूँ। हमने रिन्यूएबल एनर्जी को, रूफटॉप सोलर को, इसको उस तरह प्रमोट नहीं किया। आप जाइए हमसाया मुल्क में चले जाएं, उनका टारगेट था 100 से ज्यादा गीगावाट सोलर लगाने का। वो टारगेट था उनका 22-23 का, वो 2-3 साल पहले टारगेट पूरा कर चुके हैं। रूफटॉप सोलर हर जगह होना चाहिए। कराची वाहिद दुनिया का शहर है चंद अफ्रीका के मुल्कों के जहां पे 360 में से 320 दिन सनी डेज हैं, यानी कि सूरज होता है। इस वक्त भी जिनके घरों में सोलर लगा हुआ है, बेहतरीन बिजली वो आसमान। हमने इन चीजों को बात नहीं की। इम्पोर्ट ऑयल वगैरह जो भी है वो तो जब आपका देखे ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि इम्पोर्ट ज्यादा है एक्सपोर्ट कम है तो शॉर्टेज होगी। जब शॉर्टेज है तो आप कोई भी चीज जो आपको कमी है तो रुपए में लेने जाएंगे आपको, तो डॉलर तो महंगा है। जब तक हम ये बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इम्प्रूव नहीं करेंगे, इंपोर्ट्स को लोकल इंडस्ट्री में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जिसे कहते हैं नहीं करेंगे, ये डॉलर बढ़ता ही आ रहा है। हमारे एक टर्म यूज होती है टीवी पे आम कि जी तारीफ की बुलंद तरीन सतह पर। भाई बुलंद तरीन सतह पे तो आप देखिए भुट्टो साहब के दौर में वो 9 रुपए 90 पैसे का रेट फिक्स हुआ था, तो वो तो उस वक्त भी बढ़ाया गया था, तीन ये तो रुपए से जैगम नौ साहब रुपए बिल्कुल आप नब्बे सही कह रहे हैं, लेकिन वो तो मसला तो यही है हमेशा कि से ये रुपये डिसीजन बढ़ता ही आ लेगा रहा है। ये कौन। कोई तारीख हाँ जी। जैगम साहब, ये तो गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज के ऊपर डिपेंड करता है। गवर्नमेंट ने इस तरह की कभी भी कोई प्रायोरिटीज नहीं रखी हैं। अब अगर मैं बात करता हूं पाकिस्तान की यूथ की, देखिए 65% यूथ है, यूथ के पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। यहाँ पर पाकिस्तान में ब्रेन ड्रेन हो रहा है, यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट की बात की जाती है। तो जब तक इनके लिए अपॉर्चुनिटीज यहाँ नहीं होंगी तो हम किस तरह से नई जनरेशन को रोक कैसे पाएंगे पाकिस्तान में? केवल देखिए ना, वो अपॉर्चुनिटी ही तो है ना कि जो मैं कहता हूँ कि इतनी बड़ी 70-80-90 अरब डॉलर की इंपोर्ट में, चलो ऑयल वाला को ऑयल इंपोर्ट भी हम कम कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से। जितनी रिन्यू मतलब मेरे घर में 15 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा है। मैंने इक्विवेलेंट मालूम किया, वर्किंग की, तो मैंने देखा कि 10 से 12 हजार डॉलर का ऑयल इंपोर्ट बिल कम हो जाता है अगर आप सोलर लगा लें, एक आम घर वाला भी। तो मैं, क्योंकि अगर वो मैं सोलर से नहीं चलाऊंगा तो जो बिजली के इलेक्ट्रिक बनाएगी वो इम्पोर्टेड ऑयल, इम्पोर्टेड फ्यू चीजों से बनेगी। तो अगर हम सोलर को रिन्यूएबल एनर्जी, और रिन्यूएबल सोलर इज नॉट ओनली रिन्यूएबल, सोलर भी है, विंड भी है, सोलर विंड हाइब्रिड भी है, हाइडल भी है। कराची जैसा शहर है कि इसमें समंदर के किनारे आप विंड मिल लगाते, फिर समंदर की जिसे हम टाइडल एनर्जी कहते हैं, समंदर की लहरों से भी टरबा। ये इतने सारे इश्यूज अल्लाह ने नेमतें दी हैं, हमने कुछ किया नहीं। इंपोर्ट ये तो करते बिल्कुल चले जैगम साहब आप जाओगे। सही कह रहे हैं, मैं तो इसका बहुत तायद करता हूं। मैं तो अपने प्रोग्राम में इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश करता हूं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद रहे। नाजरीन, जैगम रिजवी साहब इकोनॉमिस्ट हैं जो कि हमारे साथ वीडियो लिंक पे मौजूद थे और बता रहे थे कि किस तरह से जो है ना वो हम अपने मुल्क पाकिस्तान को इन क्राइसिस से निकाल सकते हैं। जैसा कि गवादर से लेके बदीन तक हमारे पास इतनी बड़ी साहली पट्टी है, इसके ऊपर विंड पावर का बहुत बड़े प्रोजेक्ट लगा सकते हैं। दुनिया की कोई ताकत इस हवा को इस रुख से आते वक्त रोक नहीं सकती है। इतना बड़ा हमारे पास मोटरवे का जाल है पूरे पाकिस्तान में, उसके ऊपर हम सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। इतना बड़ा दुनिया का बड़ा नहरी निज़ाम हमारे पाकिस्तान में मौजूद है, उन तमाम के ऊपर हम सोलर सिस्टम लगा सकते हैं। लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ यही है कि वो कौन सी ऐसी गवर्नमेंट, वो कौन सा मर्द मुजाहिद आएगा जो पाकिस्तान की मईशत को, इस गाड़ी के पहिए चेंज करने की बजाय, इसको रंग रोगन कराने की बजाय, इसकी अंदर से उस बैटरी को, उस मईशत को ठीक करने की कोशिश करेगा। हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ भी मौजूद हैं, हमारे पास रिसोर्सेज भी मौजूद हैं। सिर्फ और सिर्फ हमें जो है ना वो उस विल पावर की ज़रूरत है जो कि किसी भी सियासतदान के पास या हमारे उस लीडरान के पास होनी चाहिए जिनके पास जिन्ना साहब जैसे विजन वाले लीडर का एक रोड मैप दिया हुआ मौजूद है। जब 1947 में हमारे आबाओ अजदाद उसके पीछे लब्बैक कहते हुए इस पाकिस्तान की तरफ आए थे, तो इस पाकिस्तान में आज भी वो तमाम अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। बट देखना सिर्फ और सिर्फ यही है कि इसको करेगा कौन। इस तरह से जो क्राइसिस की बात की जाती है, डॉलर की बात की जाती है, या इन्फ्लेशन महंगाई की बात की जाती है, पेट्रोलियम मसनूआत की बात की जाती है,
आती है जब तक आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट नहीं करेंगे। रेमिटेंसेस ज़रूर आप लेके रखे आएँ, एक्सपोर्ट वालों को ज़रूर आप जो है ना वो डिस्काउंट और वो सारी चीज़ें सहूलियत दें, लेकिन आप लोकल, जब आपका रॉ मटेरियल सारा 100% इंडस्ट्रीज़ का इम्पोर्टेड होगा तो आप कैसे तरक्की कर सकते हैं। तो आपको यकीनन वो जनरेशन अपनी इंडस्ट्रीज़ के लिए रॉ मटेरियल की विद इन दी पाकिस्तान करनी पड़ेगी और उन रिसोर्स को यहाँ इस्टेब्लिश करना पड़ेगा। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस एपिसोड से आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपना और रियासत पाकिस्तान का बहुत सारा ख्याल रखेंगे। सिद्दीक सरवर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।